हाँ चेतन। अनीता राजमल। चलो हम आगे बढ़ते हैं। रवीना, चेतन कुमार, रवीना कनेक्ट हो रहे हैं। एक बार आप कनेक्ट हो जाओ। चलो हम आगे बढ़ते हैं। कल हमने आपका जो हिस्ट्री का जो फर्स्ट पेपर है, मध्यकालीन भारत का इतिहास, बी सेकंड ईयर के लिए, और उसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक हमने लिया था कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, उसकी उपलब्धियों के बारे में हमने चर्चा की थी कल, जिसमें हमने बताया था कि 1206 से लेकर के 1210 तक उसका जो राज्यकाल या शासनकाल भारत में रहता है। मोहम्मद गौरी जब यहाँ से चला जाता है, उसके बाद में वो एक आर्मी कमांडर के रूप में या उसका सूबेदार के रूप में या उसके प्रतिनिधि के रूप में वो भारत में रहता है, और फिर 1210 तक वो यहाँ पर अपना शासन करता है। कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं वापस रिपीट कर दूं। इसका जो शासनकाल है वो 1206 से 1210 माना जाता है। दूसरा, इसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था, ये ध्यान रखें आप। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। इसको लाख बख्श भी कहा जाता है, इसको कुरान खां भी कहा जाता है। इसके अलावा हातिम द्वितीय भी इसको कहा जाता है। और इसके द्वारा जो निर्माण कार्य जो किए गए हैं, उन निर्माण कार्यों में दिल्ली के अंदर कुव्वतुल इस्लाम जो इमारत है या मस्जिद है, उसका निर्माण। इसके अलावा जो आपका अजमेर का अढ़ाई दिन का झोंपड़ा। इसके अलावा दिल्ली के अंदर जो कुतुब मीनार है, उसके निर्माण कार्य को आरंभ कराने का श्रेय इसको जाता है। और ये उसने अपने गुरु ख्वाजा कुतुबुद्दीन मोहम्मद बख्तियार काकी की स्मृति में इसका निर्माण कार्य उसने आरंभ करवाया था, कुतुब मीनार का। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण उसके निर्माण कार्य थे जो हमें याद करना है। बाकी कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कुछ ज़्यादा पूछा नहीं जाता, ये फैक्ट है जो पूछे जाते हैं। रवि भार्गव, विक्रम कुमार, तो ये सारी जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो कल हमने उसके ऊपर प्रकाश डाला था। आज हमारा जो टॉपिक है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बाद में गुलाम वंश की गद्दी पर, ध्यान रखिए ये राजवंश है जिसको गुलाम राजवंश के नाम से जाना जाता है, ये गुलाम वंश है। तो गुलाम वंश की गद्दी पर जो नेक्स्ट व्यक्ति बैठ रहा है वो है इल्तुतमिश। तो आज हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है हमारा इल्तुतमिश। ध्यान रखें, एग्जाम की दृष्टि से भी ये इंपॉर्टेंट है। इल्तुतमिश की उपलब्धियां और उसके द्वारा भारत में जो भी कार्य किए गए हैं उनके ऊपर आज हम दृष्टि डालेंगे। तो जो अभी अभी जुड़े हैं वो एक बार ध्यान दें। आज हम इल्तुतमिश के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ा है और आज हमारा है टॉपिक है इल्तुतमिश। इसका जो शासनकाल है भारत के अंदर वो है 1210 से लेकर के 1236। कुतुबुद्दीन ऐबक का काल था 1206 से लेकर के 1210, और इसका जो शासनकाल है वो है 1210 से लेकर के 1236 ईस्वी। ध्यान रखें आप। तो ये जो शासक हैं ये भी गुलाम वंश के शासक है। ये इसको शमसी राजवंश भी बोला जाता है, कई इतिहासकार इसको बोलते हैं वैसे, या इलबारी। इल्तुतमिश इलबारी कबीले से हो सकता है, इसलिए इसको इलबारी वंश भी बोला जाता है। ये भी एक दास था
और ये भी धीरे धीरे हमने पढ़ा है कि कैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बदायूं का प्रांताध्यक्ष बनाया था और बाद में ये भी दासत्व से मुक्त हो गया और इसको अमीर उल उमरा की उपाधि मिली थी। मोहम्मद गौरी के आदेश पर इसे भी बाद में दासत्व से मुक्त कर दिया गया था और इसे अमीर उल उमरा की उपाधि मिली थी। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात है, कुछ इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर जो व्यक्ति बैठा उसका नाम था आराम शाह। ये आराम शाह कौन था, इसको लेकर के इतिहास में मतभेद की स्थिति बनी हुई है। कई इतिहासकार इसको कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र मानते हैं, लेकिन वास्तव में ये आराम शाह कौन था इसको लेकर के हमारे पास में कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। अब हम जब इतिहास पढ़ रहे हैं तो इसमें विवादों का तो शायद तो चलता रहेगा आगे से आगे। ऐसा कहा जाता है, इतिहासकारों का एक वर्ग ये मानता है कि 1210 के अंदर जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई, लाहौर में चौगान खेलते हुए या पोलो खेलते हुए घोड़े से गिर गया वो और उसकी मृत्यु हो गई, तो उसके बाद में ये तथाकथित व्यक्ति है जिसका नाम है आराम शाह, ये गद्दी पर बैठता है और इस आराम शाह को हरा करके या पराजित करके बाद में इल्तुतमिश जो है वो गद्दी पर बैठता है। तो इतिहासकारों का यह मानना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के बीच में आराम शाह नामक एक व्यक्ति भी गद्दी पर बैठा था। हालांकि सभी इतिहासकार इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, कुछ इतिहासकारों का ऐसा मानना है, ये एक वर्ग ये मानता है जो भी हो, लेकिन इसका कोई शासनकाल लंबा चौड़ा नहीं है। 4-5 महीने का जो शासनकाल माना जाता है इतिहास में जो भी दर्ज है। अब जो गद्दी पर बैठा है आराम शाह को पराजित करके वो है इल्तुतमिश। इसका जो शासनकाल फिर से समझ ले, 1210 से लेकर के 1236 ईस्वी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर है कि जब ये इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा तो उसके सामने जो महत्वपूर्ण या पहली समस्या आई वो समस्या थी दो वर्गों के बीच में संघर्ष। दो वर्ग थे, अमीरों के गुट थे, यानी जो प्रभावशाली लोग थे राज दरबार के अंदर, और उनके दो गुट बने हुए थे, दो वर्ग बने हुए थे। और वो वर्ग कौन कौन से थे? एक तो थे जो कुतुबुद्दीन ऐबक के समकालीन, उनको कहा गया है कुतबी, यानी अमीरों का वो वर्ग जो कुतुबुद्दीन ऐबक का समकालीन था उसको कहा गया है कुतबी। और दूसरा वो वर्ग जो मोहम्मद गौरी का समकालीन था वो था मुइज्जी। तो राज दरबार के अंदर ये दो खेमे में, एक कुतबी और एक मुइज्जी, यानी ये जो दो सरदार थे, ये जो अमीर थे, इनके गुट बने हुए थे और ये लोग अपना प्रभाव राज दरबार में स्थापित करने के लिए आपस में जो है संघर्षरत थे। तो इल्तुतमिश को जब 1210 में वो गद्दी संभालता है तो उसके सामने सबसे महत्वपूर्ण जो ये पहली समस्या आती है वो यही आती है कि इन कुतबी और मुइज्जी, ये जो दो गुट अमीरों के बने हुए हैं, इनको कैसे शांत किया जाए या इनसे कैसे निपटा जाए। क्योंकि अभी नया नया शासक बना है ये, लेकिन हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे ये अपनी योग्यता के बलबूते पर इन दोनों वर्गों का कैसे वो दमन करता है। तो इसके लिए उसने एक तीसरा रास्ता निकाला है। ध्यान रखिए, अगर एग्जाम में पूछा जाए आपसे कि इल्तुतमिश के राज्यारोहण के समय राज दरबार किन दो अमीर वर्गों में बटा हुआ था, तो एक कुतबी और दूसरा है मुइज्जी। ये दो अमीर वर्ग हैं, सरदारों के ये जो वर्ग बने हुए हैं, और ये विद्रोह कर रहे थे, यानी ये इल्तुतमिश की सत्ता को चुनौती दे रहे थे। अब इनका
दमन कैसे किया जाए या इनसे कैसे निपटे, तो इल्तुतमिश ने एक तीसरा रास्ता निकाला। और वह रास्ता क्या था कि उसने एक नया अमीर वर्ग बनाया। ये दो तो है ही है, लेकिन उसने अपने समर्थकों का, यानी जो राज दरबार में प्रभावशाली थे और जो इल्तुतमिश को समर्थन दे रहे थे, उनके समर्थकों का जो है वो एक अलग गुट बनाया, एक नया वर्ग बनाया, और उसमें 40 गुलाम सरदार थे, यानी 40 लोगों का एक अलग संगठन बनाया, जिसको इतिहास में कहा जाता है तुर्काने चहलगानी या चारगान या चालीसा। ध्यान रखें, आप लोग जो जुड़े हुए इसको समझ ले कि कुतुबी और मुइज्जी इन सरदारों के दमन के लिए, इनके विद्रोह के दमन के लिए उसने एक नया ही वर्ग बनाया। यानी इसने ना तो कुतुबी लोगों को महत्व दिया, ना मुइज्जी लोगों को महत्व दिया। इनका दमन कैसे करे, तो उसने एक तीसरा ही वर्ग खड़ा किया। 40 अमीरों का एक गुट बनाया, 40 सरदारों का, 40 व्यक्तियों का, जिसको इतिहास में कहते हैं चालीसा या तुर्कान चहलगानी या चरगान। ध्यान रखें, ये जो आपका ये जो चरगान है, ये कई बार पूछा गया। ध्यान रखें, एग्जाम के अंदर, एग्जाम में ये छोटे प्रश्न के रूप में पूछा गया है कि चरगान क्या है, तुर्कान चहलगानी क्या है, या चालीसा क्या है। तो आपको ये बताना है। अगर जैसे सीधा प्रश्न आ जाए कि चरगान या चालीसा क्या है, तो उसमें आप लिखोगे कि इल्तुतमिश द्वारा अपने दरबार के अंदर 40 अमीरों का जो एक संगठन तैयार किया गया था, उसको ही चालीसा, तुर्कान चहलगानी या चरगान के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना, और कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखें आप, इसलिए आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। अब आगे चल करके और क्या क्या महत्वपूर्ण गतिविधियां घटित हो रही है, तो जैसे एक व्यक्ति हैं ताजुद्दीन यल्दौज, जो 1214 के अंदर लाहौर पर अधिकार कर लेता है। देखिए, जब ये नया नया गद्दी पर बैठ रहा है, तो अब उसके जो प्रभावशाली लोग हैं, जो स्वयं जो है सत्ता प्राप्ति के सपने देख रहे हैं या स्वतंत्र होने के सपने देख रहे हैं, वो विरोध कर रहे हैं या विद्रोह कर रहे हैं, जिसमें एक व्यक्ति का नाम मिल रहा है ताजुद्दीन यल्दौज, जो 1214 के अंदर लाहौर पर अधिकार कर लेता है। तो इल्तुतमिश उसको तराइन के युद्ध में पराजित करता है। ये तराइन का तीसरा युद्ध, ध्यान रखें, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध, ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़े गए थे, और ये तराइन का तृतीय युद्ध है। ध्यान रखें, जो 1214 के अंदर जब लाहौर पर ये अधिकार कर लेता है, तो ये ताजुद्दीन यल्दौज और इल्तुतमिश के बीच में होता है। इसके अलावा एक और व्यक्ति है नासुरुद्दीन कुबाचा। अब देखो, मध्यकालीन भारत का इतिहास है, इसमें नाम भी ऐसे आएंगे और आपको ये याद रखने हैं। तो जो नासुरुद्दीन कुबाचा है, इसको भी ये 1217 के अंदर पराजित करता है, ठीक है। लेकिन फिर से ये विद्रोह कर लेता है थोड़े समय बाद। पूर्ण रूप से ये 1227 के अंदर इसको पराजित करता है नासुरुद्दीन कुबाचा को, और कहते हैं कि बाद में आगे चल करके सिंधु नदी में डूबने से नासुरुद्दीन कुबाचा की मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से ये जो महत्वपूर्ण जो है वो घटनाएं थी, दो बड़ी घटनाएं, कि इन दोनों का वो समाधान कैसे करता है ताजुद्दीन यल्दौज और नासुरुद्दीन कुबाचा। इससे जब हम आगे बढ़ते हैं, तो मध्यकाल भारत का जो इतिहास है, मध्यकालीन भारत जो है पूरा हमारा, वहां पर बाहरी हमलों के अंदर सबसे बड़े हमले और हुए हैं, जो वो हुए हैं मंगोलों के हमले। बहुत ही दुर्दांत और खूंखार जाति रही है ये मंगोल, जो भारत पर आक्रमण करते थे और यहाँ लूटपाट करते थे, जनहानि और जन धन और कई तरह का जो है नुकसान पहुंचाते थे।
तो इस दौर में एक और घटना घटित होती है इस इल्तुतमिश के शासनकाल में कि ख्वारिन शाह का पुत्र था जलालुद्दीन मांगबरनी। ध्यान रखें आप, फिर से समझ ले कि इल्तुतमिश अपनी दूरदर्शिता से और अपने कौशलता से वो किस तरह से मंगोलों के आक्रमणों से खुद को बचाता है, उसका ये बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है मध्यकाल के अंदर। क्योंकि इल्तुतमिश का ऐसा मानना था कि अभी वो इतना ताकतवर नहीं है कि मंगोलों से टकराए, वो मंगोलों से मुकाबला करने की स्थिति नहीं था। तो एक घटना घटित होती है कि ख्वारिन शाह का बेटा होता है जिसका नाम होता है जलालुद्दीन मांगबरनी। तो वहां पर क्या है कि मंगोल नेता चंगेज का उसके ऊपर आक्रमण कर देता है, तो वो अपने देश से भाग जाता है ख्वारिन से। वहां से भाग करके ये भारत की ओर आता है और भारत में आकर के वो इल्तुतमिश से मदद मांगता है। यानी उसका ऐसा विश्वास था कि मैं भारत की ओर जाऊंगा और इल्तुतमिश की मदद से मैं चंगेज खां को पराजित कर दूंगा। तो ये जलालुद्दीन मांगबरनी चंगेज खां से के भय से वहां से भाग करके कहां आता है, भारत की ओर। इसके पीछे पीछे चंगेज खां भी आ जाता है। तो भारत पर इस समय एक मंगोलों का बड़े आक्रमण का भय उत्पन्न हो गया। जलालुद्दीन मांगबरनी अपना एक दूत भेजता है इल्तुतमिश के पास में, ये कहलवाने के लिए कि आप मेरी मदद कीजिए, चंगेज खां मेरा पीछा कर रहा है और आपसे मुझे मदद की अपेक्षा है। लेकिन मैंने आपको अभी बताया ना कि इल्तुतमिश का ऐसा मानना था, वैसे ये बहुत ही उसकी दूरदर्शिता थी, आप उसको ये समझिए कि उसने जलालुद्दीन मांगबरनी की मदद नहीं की और मदद नहीं करके भारत को एक बहुत बड़े संकट से बचा लिया। क्या उसने अपने साम्राज्य को, जो साम्राज्य के ऊपर एक संकट आया हुआ था मंगोल आक्रमण के रूप में, उन मंगोल आक्रमण से अपने आप को बचा लिया। वो जलालुद्दीन मांगबरनी के पास में वापस से मैसेज भेजता है कि जो भारत की जलवायु है वो आपके अनुकूल नहीं है, इसलिए आप यहाँ मत रुकिए और आप जो है अपने प्रदेश वापस लौट जाइए। तो जब उसको कोई मदद नहीं मिलती है तो जलालुद्दीन मांगबरनी जो है वापस भारत से चला जाता है। और जब जलालुद्दीन मांगबरनी यहाँ से लौट जाता है तो चंगेज खां का जो भय था वो भी भारत से टल जाता है। तो ये उसकी दूरदर्शिता कहिए, चातुर्य कहिए उसका, कि उसने भारत पर आए हुए एक मंगोल आक्रमण के भय को, मंगोलों का जो आक्रमण होने जा रहा था उस आक्रमण से अपने आप को बचा लिया और उस समय के भारत को उसने बचा लिया। ये उसकी बुद्धिमत्ता ही कही जाएगी। सिंध तक आ गया था ये चंगेज खां। 1228 में वापस चला जाता है जब जलालुद्दीन मांगबरनी, तो चंगेज खां भी यहाँ से वापस लौट जाता है। तो ये तीन महत्वपूर्ण घटनाएं हमने अभी तक पढ़ी है। एक ताजुद्दीन यल्दौज, नासरुद्दीन कुबाचा, और तीसरा जलालुद्दीन मांगबरनी को कोई मदद नहीं करके चंगेज खां के भय से, चंगेज खां के आक्रमण से देश की रक्षा करना, ये जो महत्वपूर्ण माना जाता है। अब आगे चल के हमें और देखते हैं। आगे चल के एक व्यक्ति होता है जिसका नाम है अली मर्दान। वो क्या करता है कि अलाउद्दीन की उपाधि धारण करके स्वयं को बंगाल का स्वतंत्र शासक घोषित कर देता है। तो ये भी एक विद्रोही है जो विद्रोह कर रहा है। और ये घटना कब घटित होती है? ऐबक की मृत्यु के बाद में, क्योंकि एक राजनीतिक रिक्तता फिर से उत्पन्न हो गई थी ना। तो अली मर्दान जो बंगाल में था वो स्वयं को अलाउद्दीन की उपाधि धारण करके वहां का शासक घोषित कर देता है और उसके बाद में उसका पुत्र हिशामुद्दीन एवाज जो है उसका उत्तराधिकारी बनता है। तो 1225 में इल्तुतमिश इसके विरुद्ध भी अभियान करता है और वो उसकी अधीनता स्वीकार कर लेता है। लेकिन क्या होता है कि जैसे वो वापस वहां से लौटता है तो वो फिर से विद्रोह कर देता है और 1225 में ये उसको पराजित करता है। जब वो वापस आता है तो फिर से विद्रोह कर लेता है।
तो वो वापस उसको पराजित करने के लिए अपने बेटे को भेजता है। यहाँ पर एक थोड़ा ध्यान रखें आप, ये जो आपका, इसको थोड़ा करेक्ट कर ले, ये जो है ना ये 1200 है, ध्यान रखें, ये 1226 है, इसको आप 1226 मानिए, ठीक है, 1226। उसके बाद में इल्तुतमिश के बेटे ने, इल्तुतमिश का जो बेटा होता है नासिरुद्दीन मोहम्मद, ये उसको पराजित करता है और लखनऊ, बंगाल की जो राजधानी है लखनऊ, उसके ऊपर अधिकार कर लेता है। उसके बाद में हालांकि ऐसा बताया जाता है कि नासिरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु हो जाती है। ये अलाउद्दीन के लिए बहुत ही बड़ा संकट होता है। ये भी 1230 है, आप थोड़ा ध्यान रखें, ये मिसप्रिंट है थोड़ी। तो ये महत्वपूर्ण जो बातें हैं कि जो इल्तुतमिश के शासनकाल में घटित हुई। इसके अलावा इल्तुतमिश की और क्या बड़ी बड़ी उपलब्धियां है, तो जैसे 1226 में उल्टे रणथंबोर पर, 1227 में परमार की राजधानी मंदसौर पर। इसके अलावा ये मंदसौर है, 1231 के अंदर ग्वालियर पर, 1233 में उसने चंदेलों के विरुद्ध, और 1234-35 के अंदर उसने उज्जैन और बिलसा के विरुद्ध भी अभियानों में अपनी सफलता प्राप्त की थी। तो ये महत्वपूर्ण उसके सैन्य अभियान हैं जिनका जिक्र हम यहाँ पर कर रहे हैं। अब ध्यान रखें, एक और महत्वपूर्ण घटना घटित हो रही है। 28 फरवरी 1229, समय क्या है, 28 फरवरी 1229 का जो समय है, ये इस समय क्या घटना घटित होती है कि बगदाद का एक खलीफा अपना एक राजदूत भेजता है दिल्ली में। एक और महत्वपूर्ण बात समझ लें, यहाँ पर इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य की राजधानी जो थी वो दिल्ली बनाई थी। पूछा जा सकता है आपसे, इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य की राजधानी है वो दिल्ली बनाई थी, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने साम्राज्य की राजधानी लाहौर बनाई थी। तो 28 फरवरी 1229 को बगदाद का खलीफा अपना एक राजदूत भेजता है, अपना एक प्रतिनिधि भेजता है, और उसके द्वारा वह एक मंशूर भेजता है, खिलत भेजता है, सम्मान पत्र भेजता है, और उसके द्वारा वो इल्तुतमिश को सुल्तान आजम की उपाधि प्रदान करता है। फिर से समझ लो, 1229 में आप एकदम उसको ऐसे सरल भाषा में समझिए कि 1229 के अंदर इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा से शासक के रूप में वैधानिक मान्यता मिल जाती है। और मैंने इससे पहले वाले वीडियो के अंदर आपको बताया था कि मध्यकाल के प्रारंभिक शासकों को जब तक खलीफा के द्वारा वैधानिक मान्यता नहीं मिलती थी, तब तक वो अपने आप को स्वतंत्र शासक नहीं मान सकते थे, यानी पूर्ण रूप से वो शासक नहीं कह सकते थे अपने आप। तो 1229 में बगदाद के खलीफा से जो है वो उसको ये सुल्तान आजम की उपाधि और साथ में मंसूर वगैरह, ये राज के छत्र, पताका वगैरह इस तरह से वहां से भेजे जाते थे, एक सम्मान पत्र वगैरह, जो यानी एक तरह से उसको वहां से सर्टिफिकेट मिलता था। आप इसको ऐसे समझिए, बगदाद से उसको सर्टिफिकेट मिलता था कि हम आपको भारत के साम्राज्य, हिंदुस्तान के साम्राज्य का प्रतिनिधि या हिंदुस्तान का सम्राट जो है वो स्वीकार करते हैं। इसके बाद में जब ये चीजें उसको मिल जाती है, ये खिलत मिल जाते हैं, मंसूर मिल जाते हैं, तो इल्तुतमिश के द्वारा जो उपाधि धारण की जाती है वो है नासिर अमीर उल मोमिनीन। नासिक, ये नासिक नहीं है, नासिर है, नासिर अमीर उल मोमिनीन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा से इंदर सिंह, बगदाद के खलीफा से मंसूर या खिलहत कब प्राप्त हुई थी, तो वो हुई थी 1229 के अंदर। आप भले तारीख नहीं लिखे तो भी चलेगा, क्योंकि तारीख को लेकर के हो सकता है इतिहास में मतभेद हो। 1229 के अंदर उसको ये सम्मान पत्र और वैधानिक उसको जो है ये चीजें मिलती है उसको। उसके बाद में वो सुल्तान आजम की उपाधि धारण करता है, ये खलीफा के द्वारा उसको ये उपाधि दी जाती है। और इल्तुतमिश स्वयं जो है नासिर अमीर उल मोमिनीन की उपाधि
धारण करता है। ठीक है, अब 29 अप्रैल 1236 को उसका देहांत हो जाता है। ये महत्वपूर्ण उपलब्धियां है उसकी, जो मेन बातें जो थी मैंने आपको बता दी। तो इसकी मृत्यु कब होती है? 1229 के अंदर एक सैन्य अभियान में जाता है, वहीं बीमार पड़ जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है मार्ग के अंदर। तो अभी तक हमने उसकी सैन्य उपलब्धियों के बारे में पढ़ा है। ये उसकी सैन्य उपलब्धियां थी। अब इसके अलावा दूसरी क्या क्या उपलब्धियां थी, इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। अन्य उपलब्धियों में इल्तुतमिश की, ये एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। इल्तुतमिश प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने अपनी शासन व्यवस्था में सुधार किया। देखिए 1206 के अंदर जो गद्दी पर बैठ रहा है वो कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक है, जिसका शासनकाल कितना है? मात्र 4 वर्ष। इसलिए वो कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं कर पाता है भारत के अंदर, या बहुत कोई लंबे चौड़े कार्य वो नहीं करवा पा रहा है या करवा पाया। जो इल्तुतमिश का जो टाइम है उसको हालांकि टाइम ज्यादा मिला है, 1210 से लेकर के 1236 तक की अवधि ज्यादा अगर बड़ी नहीं है तो छोटी भी नहीं है ये अवधि। इतिहास में ऐसा बताया जाता है कि इल्तुतमिश प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने शासन व्यवस्था में सुधार करने का प्रयत्न किया। ध्यान रखें, इस पर आप ध्यान दें। प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने शासन व्यवस्था में सुधार करने का प्रयत्न किया। तो शासन व्यवस्था में सुधार करने के लिए उसने क्या काम किए? तो उसने अरबी सोने चांदी में, चांदी के विशेष रूप से एक चांदी का टका और तांबे का जीतल, तो उसने अरबी सिक्के जारी किए। अरबी लिपि के अंदर उसने सिक्के जारी किए, जिसको जो चांदी का होता था उसको क्या बोलते थे? टका। ध्यान रखें, शुद्ध अरबी और आप ऐसे समझिए कि प्रथम बार जो अरबी के सिक्के जारी करने का जो श्रेय है वो इल्तुतमिश को जाता है। और वो सिक्के कौन से थे? तो जो चांदी का सिक्का होता था उसको तो बोलते थे टका। चांदी के सिक्के का नाम क्या है? टका है। और ये लगभग 175 ग्रेन का होता था, वेट है ये एक तरह से। और जो तांबे का था उसको कहते थे जीतल। तो ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि सिक्के संबंधी सुधार अलाउद्दीन द्वारा क्या है, तो वो आप समझ लीजिए कि चांदी का टका और तांबे का जीतल ये उसने जारी किए थे। तो ये मुद्रा व्यवस्था में सुधार है इल्तुतमिश के द्वारा, जो उसके द्वारा किया गया है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात वो है, उसने इक्ता व्यवस्था का प्रारंभ किया या प्रचलन किया। ध्यान रखें, ये इक्ता व्यवस्था क्या है? इक्ता व्यवस्था को आप थोड़ा देख ले। ये इक्ता व्यवस्था कई बार प्रश्न पूछा जाता है, ये प्रश्न आएंगे इसमें से ध्यान रखना। ये सिक्कों के बारे में चांदी का टका और तांबे का जीतल, शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने का श्रेय जो है वो इल्तुतमिश को जाता है। ये मुद्रा व्यवस्था में सुधार है उसके द्वारा किए गए। इसके अलावा उसने इक्ता व्यवस्था का प्रचलन किया। अब आप कहोगे, ये प्रश्न पैदा होता होगा, सर ये इक्ता व्यवस्था क्या है? ये प्रश्न अगर पूछा जाए एग्जाम के अंदर आपको, इक्ता व्यवस्था का अर्थ ये होता है कि जैसे इल्तुतमिश के शासन के अंदर कोई सैनिक है और वो नौकरी कर रहा है, तो जब उसको महीना होगा तो उसको तनख्वाह तो देनी पड़ेगी ना। फ्री में तो सर्विस कौन करेगा? आप भी अगर कहीं सर्विस कर रहे हो या हम भी कहीं सर्विस कर रहे हैं तो महीने भर बाद वेतन मिलता है। तो उस दौर में क्या होता था कि जनरली जो वेतन के सही पैमाने नहीं हुआ करते थे। इसने एक नई व्यवस्था लाई भारत के अंदर। ये आगे चल करके जमींदारी व्यवस्था जिसको बोलते हैं या जागीरदारी व्यवस्था कहते हैं ना, उसका ये संक्षिप्त रूप कह सकते हैं आप इसको। ये बहुत बड़े रूप में आगे चल करके ये प्रचलित होगी भारत के अंदर। और मध्यकालीन भारत में ये अलग अलग रूपों के अंदर बाद में ये हम इसको आगे पढ़ेंगे। इक्ता व्यवस्था को प्रचलित करने का श्रेय जो है वो इल्तुतमिश को जाता है। और वो इक्ता व्यवस्था क्या है कि अगर शासक के द्वारा अपने सैनिकों को, अपने अधीन सर्विस करने वालों को वेतन के बदले
जमीन का एक भूभाग दिया जाता था, एक टुकड़ा दे दिया जाता था। जैसे किसी गांव में उसको 10 बीघा जमीन दे दी, 20 बीघा जमीन दे दी शासक के द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा, और उसको कहा जाता था कि ये जो जमीन है 50 बीघा जैसे दे दी, इससे जो उपज पैदा होगी उस उपज पर अधिकार जो है उस सैनिक का होगा या उस कर्मचारी का होगा। ध्यान रखें, वेतन के बदले में भूमि का एक भूभाग, जमीन का टुकड़ा जो सैनिक को या कर्मचारी को दिया जाता था, और उससे उत्पन्न होने वाली जो उपज है, उससे मिलने वाली जो उपज है, उस पर उस इख्तेदार का अधिकार होता था। इख्ता ग्रहण करने वाला क्या कहलाता था? इख्तेदार। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात है कि जो इख्तेदार है, जो कर्मचारी है जिसको ये जमीन का भूभाग मिला हुआ है, जमीन का टुकड़ा मिला हुआ है, इस पर उसका मालिकाना हक नहीं है। वो केवल क्या करेगा कि यहां से जो इनकम हो रही है, जो फसल हो रही है, वो फसल लेगा। वास्तव में जमीन तो किसकी है? वो शासक की है। केवल उसको क्या मिलेगा? जो वेतन कैश में जैसे मिल रहा है, कैश में नहीं मिल करके क्या मिलेगा वहां से? जैसे कि अगर 50 बीघा, 100 बीघा, 200 बीघा जमीन, और वहां से भले 100 बोरी गेहूं आ रहे हैं, 100 बोरी चने आ रहे हैं, या और कोई दालें आ रही है, या अन्य कोई उत्पादन हो रहा है, तो उस पर पूरा अधिकार उस इख्तियार का होगा। तो ये इस व्यवस्था का प्रचलन करने का जो श्रेय है वो इल्तुतमिश को जाता है। ये महत्वपूर्ण बात है। आपका मध्यकालीन भारत का एक महत्वपूर्ण शासक है ये, जिसने मुद्रा व्यवस्था में सुधार किया है। चांदी का टका, तांबे का जीतल उसने जारी किया है। इसके अलावा इक्ता व्यवस्था को प्रचलित करने का श्रेय इसको जाता है। तो इक्ता व्यवस्था के अंदर आपको संक्षिप्त में फिर से समझ ले, राजकीय कर्मचारी को, सैनिक को वेतन के बदले दी जाने वाली जमीन या भूभाग और उससे होने वाली उपज पर उस इख्तेदार का अधिकार होता था। लेकिन फिर से समझ ले, उस इक्ता का मालिकाना हक जो होता है वो शासक का होता था। मतलब वो ये नहीं कह सकता था कि ये पूरी जमीन मेरी है। ठीक है ना? तो इस तरह से जो पूरी व्यवस्था थी, ये व्यवस्था हम देखते हैं कि मध्यकालीन भारत के अंदर जो इल्तुतमिश एक शासक हुआ है, जिसने अपने जो 26 वर्ष का उसका जो शासनकाल है भारत के अंदर, उन 26 वर्ष के शासनकाल में शासन व्यवस्था में सुधार करने का ये प्रयत्न किया है। एक और महत्वपूर्ण बात है, उसने राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया। मैंने अभी थोड़े समय पहले आपको बताया कि कुतुबुद्दीन ऐबक के साम्राज्य की राजधानी जो थी वो थी लाहौर, और ऐबक के इल्तुतमिश के साम्राज्य की जो राजधानी है अब है वो दिल्ली। इनके पीछे कई कारण होते हैं। एक तो लाहौर जो थे ना, वो नॉर्थ ईस्ट से जो पश्चिमोत्तर से इतना जुड़ा हुआ है, और थोड़ा आप उसको ऐसे समझिए कि वहां पर आक्रमणों का भय ज्यादा होता था पहले। इसके अलावा उस दौर के जो अमीर हैं जितने भी, बल्कि कुतुबी कहिए, मुइज़्ज़ी कहिए, सब वहीं पर जो जमे हुए हैं। तो इल्तुतमिश ने, जो आप कह सकते हैं कि सैन्य दृष्टि से भी और प्रशासनिक दृष्टि से भी जो है दिल्ली को ज्यादा सुरक्षित पाया उसने, और उसने अपनी राजधानी लाहौर से वो है दिल्ली स्थानांतरित की थी। इसके अलावा जो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ करवाया था, उसके निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने का जो श्रेय है वो किसको जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को जाता है। ध्यान रखें, कुतुब मीनार के निर्माण को आगे बढ़ाने का काम जो है अच्छा खासा जो हिस्सा है वो उसने इसको अंदर पूरा करवाया। तो कुतुब मीनार के निर्माण का श्रेय जो भी है वो इल्तुतमिश को जाता है। इसके अलावा जो अजमेर की मस्जिद हैं उसका निर्माण का श्रेय भी उसी को जाता है। भारत के अंदर पहला मकबरा जो है वो इल्तुतमिश ने ही स्थापित करवाया था। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो इल्तुतमिश के द्वारा इल्तुतमिश के शासनकाल की मानी जाती है। तो कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने का काम है, अजमेर की मस्जिद को बढ़ाने का काम है, भारत के अंदर मकबरे के निर्माण का श्रेय जो है उसको जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि वो विद्वानों का भी आश्रयदाता था। उसके दरबार में ये जो विद्वान वगैरह रहते थे, जिसमें रूहानी है, मलिक ताजुद्दीन है, ताजुद्दीन रेजाब हैं, और तबकात नासिरी का जो लेखक मिनाजुल सिराज है, ये सब इल्तुतमिश के दरबार में संरक्षण प्राप्त किए
हुए थे। तो इल्तुतमिश ने न केवल निर्माण कार्य में, न केवल सैन्य सुधार में, न केवल प्रशासनिक सुधार के अंदर काम किया, बल्कि ये आप इस काम साहित्यिक क्षेत्र के अंदर भी विद्वानों को आश्रय देने के क्षेत्र में भी उसका योगदान माना जाता है। अफ़ी जो है एक विद्वान है, उसने इल्तुतमिश के शासनकाल में ही ज़िमामुल हकायत जो ग्रंथ है उसकी रचना की थी। तो आज के इस टॉपिक के अंदर हमने इल्तुतमिश के बारे में महत्वपूर्ण जो जानकारी है, उन महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में हमने बात की है, उसकी उपलब्धियों के बारे में बात की है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो इल्तुतमिश जो टॉपिक है, ये एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और इसके बड़े प्रश्न भी पूछे जाते हैं इसके अंदर से, और छोटे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो चालीसा का गठन है और सिक्के संबंधी जो सुधार हैं, उसके द्वारा जो निर्माण कार्य भारत में किए गए हैं उससे संबंधित जो काम हैं, वो सारे काम जो है इल्तुतमिश के बारे में बताया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी आपके बारे में, इस इल्तुतमिश के बारे में आपके लिए, जो हमने आज जो दृष्टि डाली है। आगे हम एक नए टॉपिक के साथ में उपस्थित होंगे आपके सामने। एक और महत्वपूर्ण बात की, अभी तक आपकी जो उपस्थिति है वो आशानुकूल नहीं है, तो आप फिर से अपने फ्रेंड्स हैं उनको बोलिए कि आप जुड़िए और जो भी अध्यापन कार्य हो रहा है उसके अंदर आप शामिल होइए। तो आज का ये टॉपिक हमारा इल्तुतमिश, उसकी उपलब्धियाँ 1210 से लेकर के 1236 का जो शासनकाल है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, वो हम नेक्स्ट जो है वो जो क्लास होगी उसके अंदर हम अध्ययन करेंगे, और नेक्स्ट क्लास जब भी होगी उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। तो आगे आने वाले वीडियो के अंदर हम एक नए टॉपिक के साथ में आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक आप ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें और पढ़ाई जारी रखें। ध्यान रखें, आप अभी आपकी इसी मोड पे ही पढ़ाई होगी, तो आप इसको ध्यान रखिए।